नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। मित्रों, राजस्थान के अंदर जो रीट की वैकेंसी आई हुई है 31,000 की बम्पर वैकेंसी है और उसके अंदर जिन विद्यार्थियों ने रीट के अंदर फर्स्ट भाषा या सेकंड भाषा के तौर पर गुजराती को सेलेक्ट किया है, तो स्पेशली मैं उसके बारे में आपको सारे सवालों के जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली वीडियो की जो श्रृंखला है इसके बाद मैं हर एक टॉपिक के बारे में लेक्चर लूँगा, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मित्रों, अगर आपने रीट में गुजराती भाषा को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल अच्छा किया है, कोई गलत नहीं किया है। और अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने सारी रीट की प्रोसेस तो देख ही ली है, रीट की प्रोसेस का पता है, तो उसके ऊपर डिस्कस करने का मतलब नहीं है। और इससे पहले मैंने एक रीट में गुजराती भाषा और रीट के लिए जो वीडियो जारी किया है वो आप देख सकते हो। और अब स्पेशली बात आती है कि अपन ने अगर रीट के अंदर गुजराती लिया है तो गुजराती के अंदर कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे मार्क्स अपन को आ सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेके रखना, ताकि मैं अगर जो समझाऊँ वो आप नोट कर सको साथ ही साथ में। रीट के अंदर आप देखोगे तो राजस्थान के अंदर 31,000 की वैकेंसी में लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर लगभग 14-15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 14-15 लाख में से 10 लाख फॉर्म ऐसे होंगे जो कैंडिडेट होंगे जो एग्ज़ाम अपीयर होंगे। उसके बाद आप देखते हो कि इन 10 लाख में से 90%, मैं तो कहता हूँ कि 8 लाख 9 लाख विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी होगा अथवा इंग्लिश होगा अथवा संस्कृत होगा। और सेकंड सब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे तो बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके पास उर्दू है, पंजाबी है और गुजराती है, ये सब्जेक्ट होंगे। और स्पेशली इनमें से बात की जाए गुजराती सब्जेक्ट की तो पूरे राजस्थान के रीट एग्ज़ाम में से 5,000 कैंडिडेट भी नहीं होंगे जिनका सब्जेक्ट गुजराती होगा। अब गुजराती आपने रखा है तो उसका फ़ायदा क्या है? देखिए, जिस सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अपीयरिंग होते हैं उसका पेपर का लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड होता है पेपर का, वो आप देखोगे काफ़ी टफ होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, मेरिट ज़्यादा जाती है। गुजराती जैसा सब्जेक्ट ऐसा है जिसका लेवल बनिस्पत उन सब्जेक्ट के बहुत आसान होता है, आपको थोड़ा टेक्निकली समझने की ज़रूरत है, बाकी कोई इसमें इतनी दिक्कत है नहीं। सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल मेरा खुद का देता हूँ। मैं राजस्थान से हूँ, बाड़मेर से हूँ, 10 साल केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर रहा हूँ और उसके बाद जीपीएससी 2018 के अंदर जो मैं 5वीं रैंक पे सेलेक्ट हुआ हूँ। और गुजराती के अंदर इंटरव्यू में मुझे पहले जो 3 है कैंडिडेट उनमें से मुझे मार्क्स मिले हैं, तो मतलब मैं टॉप 3 के अंदर इंटरव्यू के अंदर मार्क्स लेके आया हूँ। मेरा कभी गुजराती से कोई वास्ता पड़ा नहीं, ना ही मैंने कभी गुजराती को सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है ना रखा है। बाड़मेर और गुजरात का बॉर्डर जो है लगभग मिलता है, इस कारण यहाँ से मैं थोड़ा बहुत मारवाड़ी लैंग्वेज या हिंदी के हिसाब से गुजराती को समझता हूँ, बाकी कोई गुजराती से मेरा वास्ता नहीं है। फिर मैं यहाँ जीपीएससी के अंदर 5वीं रैंक पर सेलेक्ट हो सकता हूँ, तो अपने तो 30 नंबर के सवाल आएंगे गुजराती के इस रीट के पेपर के अंदर, वो तो बिल्कुल इजीली मैं आपको ऐसे अच्छे तरीके से बताऊंगा लेक्चर लेके कि आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप राजस्थान के हो चाहे गुजरात के कैंडिडेट हो, कहीं के भी हो, जिनका सब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में गुजराती है, तो उनको इस बात के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे इसके अंदर मार्क्स गेन करें। मैं तो कहता हूं कि 30 नंबर के पेपर के अंदर दूसरी सब्जेक्ट आप रखते हो तो उसके अंदर 25 क्रॉस लाना बहुत बड़ी बात होती है, और इसमें आप आराम से 25 क्रॉस मार्क्स ला सकते हो, 30 में से 25 क्रॉस। अब अपन को देखना है, आपने सिलेबस देखा होगा गुजराती का, मैं आपको फिर बता देता हूं कि उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस में क्या है। सबसे पहले आपने सिलेबस नोट किया है तो 30 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक सबसे पहले एक अपठित गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। जैसा कि अपन हिंदी में पेपर देते हैं उसमें आता है वैसे ही आता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अपठित गद्यांश और पद्यांश के अंदर बिल्कुल उसका 4-5 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप प्रीवियस पेपर के अंदर आप देखोगे गुजराती के लिए,
तो उसमें से सिंपली क्वेश्चन आपको गद्यांश और पद्यांश में से देख के आंसर लिखने हैं, उसका शीर्षक लिखना है, जैसा कि अपन हर एग्ज़ाम में, भाषा के एग्ज़ाम में अपन करते हैं उस तरीके से आपको ये भी करना है। तो इसके अंदर आपको गद्यांश का भाव पूछा जाएगा, गद्यांश के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं उनका आंसर देना है और उसका शीर्षक लिखना है, और एक निष्कर्ष का भी क्वेश्चन आ सकता है तो वो अपन को इसमें से करना है। पद्यांश में भी इसी तरीके का सौंदर्य, विचार सौंदर्य है, और उसके अंदर कौन सा शिल्प सौंदर्य, नान सौंदर्य लिया हुआ है, तो उसके अंदर भी अपन इसको लिख कर सकते हैं। तो गद्यांश और पद्यांश के जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर बहुत इजी है, जिस तरीके से आप हिंदी में पढ़ते हो, संस्कृत में पढ़ते हो, उसी तरीके से गुजराती के अंदर है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि गुजराती पढ़े कैसे। अगर आपने गुजराती लैंग्वेज लिया है तो नो डाउट आपको थोड़ी बहुत गुजराती तो आती होगी, आती है तो अच्छी बात, नहीं आती है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हिंदी जैसी है। मुश्किल से 8 और 9 शब्द ऐसे हैं गुजराती के जो हिंदी से थोड़े से अलग पड़ते हैं, बाकी एज इट इज़ हिंदी जैसा ही लैंग्वेज है, कोई इसमें चेंज है ही नहीं। तो थोड़ा आप शब्दों को भी पढ़ लोगे तो उसके हिसाब से आप समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या है। उसके बाद आप देखते हो कि गुजराती के पेपर के अंदर व्याकरण का है, तो व्याकरण के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल, निपात, संयोजक, संधि और समास, छंद और अलंकार, बिल्कुल ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आपके हिंदी में है या संस्कृत में है, कोई चेंज नहीं है। पूरे सिलेबस के, इस व्याकरण के सिलेबस के अंदर बहुत कम माइनर चेंज हो सकता है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अपन को उस तरीके से जैसे कि अपन हिंदी में पढ़ते हैं उसी तरीके से अपन गुजराती में पढ़ सकते हैं। मूल बात यह है कि गुजराती आपको थोड़ी बहुत पढ़नी और समझनी आनी चाहिए, बाकी इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे सिंपल सी बात है, संज्ञा शब्द आ गया तो गुजराती में संज्ञा को नाम कहते हैं, याद रखना। पहला ही आपके सामने अगर नाम आए और आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार संज्ञा आना चाहिए था, ये क्या आ गया, तो मैं आपको ये जैसे बता देता हूँ कि ये टेक्निकल वर्ड ऐसे है कि जिसके अंदर संज्ञा को नाम कहा जाता है गुजराती में, बाकी सिंपल सारा का सारा वही है। और इसमें एक नया शब्द आया निपात, जैसे कि अपन हिंदी में पढ़ते होंगे, तो निपात का गुजराती मीनिंग क्या होता है कि किसी के ऊपर भार देना, कि तमे तो आओ ज और हूँ पण आऊँ जू। तो ऐसे कोई ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर अपन बहुत सारे, मैं आपको हर टॉपिक की डिस्कस करके बताऊंगा, तो आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आप देखोगे वाक्य रचना है, तो जैसे हिंदी में वाक्य रचना है उसी तरीके से इसमें भी है। वाक्यों के प्रकार है, वाक्यों ना प्रकार, अन्य कारक चिन्ह है और अवयव है, तो ये भी सेम हिंदी वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द ज्ञान के अंदर तत्सम, तद्भव और गुजराती प्रांतना शब्दों, देशज, तलपट्टी शब्दों जेने कहीए छे, आ बधाई गुजराती में आवशे तमारे। पछी ग्रामर के अंदर इतना ही पोर्शन आएगा। अब इसके बाद आता है गुजरात की जो शिक्षण विधियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, कि पहला टॉपिक अपने इसमें आता है गुजराती भाषानी शिक्षण पद्धति के सवाल आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। गुजराती भाषानी शिक्षण पद्धतिना सिद्धांत, बालकमां गुजराती भाषानो विकास केवी रीते करी शको, आ पण एमां सवाल आवशे। અને પછી गुजराती भाषाना कौशल्यों અને तेना विकास, श्रवण, कथन, वाचन અને लेखन, कैसे अपन गुजराती भाषा के किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, वाचन कर सकते हैं, इसका लेखन कर सकते हैं और इसको कैसे बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सारा सब कुछ इसमें आता है। गुजराती भाषा शिक्षण, शैक्षणिक साधन सामग्री, पाठ्यपुस्तक, गुजराती भाषा शिक्षकनी सज्जता, गुजराती भाषा શીખવવામાં વિધિવત આદાન પ્રદાન અને गुजराती भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, लेखित और मौखिक कसोटी माटेना प्रश्नों प्रकार, सतत मूल्यांकन, लेखन शैली, गुजराती भाषानो शब्दों उच्चारण, आरोह अवरोह साथे कथन। तो आ बधो अपनो अभ्यासक्रम है, सिलेबस है गुजराती भाषानो। हवे अपने सौथी पहला टॉपिक आवे व्याकरणनो। व्याकरण में अपने पहला जोयो संज्ञा। तो तमे जोशो ने गुजराती में संज्ञा ने नाम कहीए छीए। हूँ तमने पहली बार एमनी जे हिंदी में तमे वाँच्यो होय तो तमने संज्ञानी परिभाषा आवती ज हशे, अने संज्ञानी परिभाषा तमे जोशो गुजराती में पण अगर हिंदी में संज्ञा कहते हैं तो गुजराती में इसको नाम कहा जाता है, नाम अने तेना प्रकार। हवे आ स्टार्ट करवाथी पहला हूँ तमने आ बताई दूँ कि तमे क्यांथी आ ग्रामर तैयार करशो। तो तमे जोशो अक्षर पब्लिकेशननी बुक आवे छे, याद राखजो मित्रों।
અક્ષર પબ્લિકેશનની બુક है એમાં ગુજરાતી बहुत सारी આપેલી છે અને गुजराती व्याकरण के बहुत सारे सवाल इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। इसके अलावा शहजाद काजी की बुक आती है गुजराती व्याकरण, वो भी बहुत अच्छे से उसमें भी व्याकरण को अच्छे से समझाया गया है। और इसके अलावा गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल की कोई भी 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक की ग्रामर की आपको बुक मिलती है तो वो भी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको यही रेफ़र करता हूँ 3 बुक। सबसे पहले अगर गुजराती बोर्ड के अंदर जो चलती है गुजरात के अंदर गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल की 6 से लेकर 10 तक की अथवा 12 तक की कोई भी ग्रामर की बुक मिले तो वो बेटर है। वो नहीं मिले तो अक्षर पब्लिकेशन की गुजराती व्याकरण की बुक आती है, वो भी बढ़िया है। और वो भी नहीं मिले तो शहजाद काजी की गुजराती व्याकरण की बुक आती है, वो भी अच्छी है। अब आप क्या करोगे, इसको आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो, अमेज़ोन पे मिल जाती है। आप सर्च करके देखोगे गुजराती व्याकरण की बुक तो आपको वो वहाँ से ऑनलाइन मिल सकती है। बाकी अगर आप गुजरात बॉर्डर के आसपास के जहाँ कहीं पे भी हो तो पालनपुर में मिलती है, उधर अहमदाबाद में तो हर जगह है ही है। और इसके अलावा आप डूंगरपुर से उधर से एंट्री करते हो तो कहीं पे भी किसी भी गुजरात के अंदर आते ही आपको ये बेसिक बुक जो है ये आपको सारी हर जगह आपको अवेलेबल होगी, तो आप ये बुक मंगवा सकते हो। इसके अंदर अब क्या है कि व्याकरण तो सभी जगह मिल जाएगी। अब अपने सामने प्रॉब्लम आती है शिक्षण विधियों की अथवा शैक्षणिक मेथड की। तो इसके अंदर आप मुझे मेरे नंबर दे रखे हैं, उस पर व्हाट्सअप करना, मैं आपको 2-3 बुक बताता हूँ। जो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड के विद्यार्थी जो होते हैं, बीएड के विद्यार्थियों के सिलेबस में जो बुक चलती है उसके अंदर वो शैक्षणिक विधियों वाले, जैसे कि अपन देखते हैं शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन, शैक्षणिक सहायक सामग्री, ये सारे टॉपिक उसमें हैं। मैं आपको इस वीडियो की अगली श्रृंखला के माध्यम से ये सब आपके रीट का एग्ज़ाम जो 24 अप्रैल को है उससे पहले ये सब क्लियर कराऊंगा। फिर भी अगर आपको नीरव प्रकाशन याद रखना, गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड के अंदर चलने वाली नीरव प्रकाशन की बुक्स है, उसके अंदर ये टॉपिक आपके कवर हो सकते हैं। बाकी ऐसी कोई बुक नहीं है कि अपने रीट के अकॉर्डिंग गुजराती के अंदर पूरी परफेक्ट तरीके से तैयार की हुई है, ऐसी कोई बुक यहाँ नहीं अवेलेबल नहीं है। फिर भी ये सारे टॉपिक उनमें से मिल जाते हैं। तो शैक्षणिक पद्धतियों वाले टॉपिक जो है वो आपको नीरव प्रकाशन की बुक्स याद रखना, गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड के सिलेबस के अंदर चलती है, उसके अंदर आपको ये सारी पद्धतियाँ मिल सकती है। और बाकी बहुत इजी है, मैं आपको हर एक टॉपिक के वीडियो में बताऊंगा आपको, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और इसके अलावा भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर मेरे यूट्यूब चैनल पे दे रखे हैं, इस पर मैसेज कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और आप मुझे किसी भी तरीके से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। अब अपना ओरिजिनल टॉपिक आता है ग्रामर का सबसे पहला, संज्ञा का। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि संज्ञा को गुजराती के अंदर नाम कहते हैं, याद रखना। नाम जो है, अब सेम संज्ञा की परिभाषा जो अपन ने राजस्थान के अंदर पढ़ी है, हिंदी के अंदर अथवा संस्कृत के अंदर पढ़ते हैं, वैसे ही है, बस संज्ञा का मीनिंग यहाँ होता है नाम, इतना याद रखना। व्याकरण की परिभाषा के अनुसार संज्ञा किसे कहते हैं अथवा नाम किसे कहते हैं, नाम અને તેના પ્રકાર। તો તમે જોશો જે શબ્દ વ્યક્તિ, વસ્તુ, ગુણ, ભાવ કે ક્રિયાનો નિર્દેશ કરતો હોય અને વાક્યમાં કર્તા કે કર્મની જગ્યાએ આવી શકતો હોય તેને નામ કહેવાય છે, એને સંज्ञा તરીકે પણ ઓળખાય છે। तो सेम हिंदी में जो परिभाषा संज्ञा की है वो इसके अंदर ही है, बस संज्ञा का मीनिंग नाम होता है। अब जैसे आप देखोगे इनके अलग अलग ग्रुप, जो संज्ञा के मतलब आप देखते हो ना कि संज्ञा कितने तरीके की होती है, इसके ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो नाम से पहले आपको जैसे राकेश, हेतल, नीला, विजय, ये क्या है, ये व्यक्तियों के नाम है। कुर्सी, पलंग, तपेली, पंखो, ये क्या है, ये वस्तुओं का ग्रुप है। खारो, मीठो, भलो, बुरो, ये सब गुण है। खारांश, मीठांश, भलाई, बुराई, ये भाव में आता है। रमत, वाचन, गायन, वादन, ये सब क्रिया के अंदर आता है। तो आपको बेसिक गुजराती का नॉलेज हो तो आपको कहीं पर भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे आपने देखा होगा कि ये नाम जो है अथवा संज्ञा जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो अपने जैसे हिंदी में पढ़ा है उसी तरीके से इसमें भी है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नाम। इसमें आप देखते हो बहुत सारे एग्जाम्पल जो एक व्यक्ति को प्रकट करते हैं व्यक्ति के हिसाब से, जैसे हीना, करण, पुलीन, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गंगा, कमल, नितिन, बड़ोदरा, ये सारे सब कुछ जो अपन हिंदी में समझते हैं।
वैसे ही है। दूसरा आता है जातिवाचक, जैसे फूल, गाय, प्राणी, झाड़, देश, पर्वत, वृक्ष, हिंचको, कवि, लेखक, ये सब जातिवाचक के अंदर आते हैं। समूहवाचक में सेना, टुकड़ी, समिति, गण, टोळो, ये सब समूहवाचक में। द्रव्यवाचक में कौन से आते हैं? घी, कापड़, तेल, सोनो, रूह, गेहूँ, पानी, लाकड़ों, चोखा, चोखा चावल, गेहूँ मतलब गेहूँ। तो ये सब एक द्रव्यवाचक के संज्ञा के नाम प्रकार है। भाववाचक में मूर्खाई, मद, भलाई, मिठास, सख्ताई, दया, ये सब भाववाचक संज्ञा के प्रकार है। तो ठीक 5 प्रकार की संज्ञाएं अपन हिंदी में भी पढ़ते हैं, 5 प्रकार की संज्ञाएं इसी के अंदर भी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आप देखोगे कि अपन को अपने सामने क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो गुजराती में ही लिखा हुआ आएगा, आप पढ़ सकते हो कि नीचे माथी कयो अमूर्त नाम छे। याद रखना, अमूर्त नाम छे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे होंगे जो अपन देख सकते हैं, मूर्तवत अपने सामने हो सकते हैं, प्रकट प्रत्यक्ष जिनको हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त होते हैं। और अमूर्त में क्या, जैसे आपको ऑप्शन आएंगे कि नीचे माथी कयो अमूर्त नाम छे, तो पहलो ऑप्शन है झाड़, झाड़ એટલે वृक्ष, झाड़ियाँ। बीजो आवशे टेबल, टेबल में समझ गए। तीजो आवशे कूतरो, कुत्ता। और चौथा आएगा दया। तो अपन 3 तो मूर्त है वो देख सकते हैं, झाड़ को भी देख सकते हैं, टेबल को भी देख सकते हैं, और कूतरो लेकिन कुत्ता को भी देख सकते हैं। लेकिन दया ये एक अमूर्त शब्द है जिसको महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। तो सिंपल आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे, तो इसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी संज्ञा के जो 5 प्रकार है उनमें से किसी भी प्रकार से आ जाए तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। अगर आप गुजराती में ज़्यादा समझो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ सकते हो तो आप हिंदी में पढ़ते रहना। हिंदी के अंदर जो संज्ञा है वो गुजराती के अंदर है, तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा आसानी से। कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस रखो। ऐसी कोई बात नहीं है कि गुजराती में ले लिया और मटेरियल नहीं मिल रहा है, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक ग्रामर की बुक लेके उसके अंदर ग्रामर क्लियर कर सकते हो। अगर बाय द वे आपको ये नहीं मिली तो कम से कम आप हिंदी वाली ग्रामर की बुक है वो उसके अंदर गुजराती का जो सिलेबस है उसको टैली करते जाओ और उसके अंदर देखते जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज अपन ने संज्ञा लिया है, कल मैं एक साथ ही व्याकरण के कम से कम 3-4 टॉपिक लेके अपन इसको पूरा कर देंगे। और अपना मेन उद्देश्य है शैक्षणिक विधियों पे आना। तो व्याकरण मैंने आपको जनरली बता दिया है कि अगर आपके पास बुक हो तो अच्छी बात है, ना हो तो आप इसके अंदर हिंदी वाले भी आप पढ़ सकते हो। बस आपको गुजराती पढ़नी आनी चाहिए, इसके ज़्यादा आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन जब अगले वीडियो में देखेंगे तो ये व्याकरण के जितने भी टॉपिक है उनको 3-4 को एक साथ डिस्कस करके और अपन शैक्षणिक विधियों पे आएंगे, पद्धति पे आएंगे, शैक्षणिक पद्धति पे। उसके पूरे लेक्चर में आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर पे मिलेंगे। तो आप देखते रहना मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। इसमें आपको ये रीड की गुजराती तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके अलावा हिंदी, अपने हिंदी भाषा के अंदर भी इतिहास के चैप्टर मिलेंगे, चूँकि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ। और इसके अलावा गुजरात का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, समसामयिकी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और पुलिस कांस्टेबल, पीएसआई और पीआई के लिए कायदा, गुजराती के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली कायदो सीरीज़ जो चल रही है वो भी आपको मिलेगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्यूनिंग में रहिएगा, क्लिक फॉर कैरियर। और रीड के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली इस पे आगे सीक्वेंस वाइज सिलेबस के हिसाब से आपको सारे टॉपिक इसके ऊपर मिल जाएंगे। हर दिन हम अपन वीडियो इसका तैयार करेंगे। और मूल बात, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरीके की शंका हो, सुझाव हो, सलाह हो, किसी भी तरीके का सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपकी हर समस्या का, हर शंकाओं का गुजराती से रिलेटेड जो भी है उसका समाधान किया जाएगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू मित्रों।